Good morning to all of you once again in this accountancy class. और हम अकाउंटेंसी क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर नंबर 2 वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आप अपनी बुक्स को खोल लीजिए और बुक्स में आपकी जो टर्मिनोलॉजी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको कोई हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतना ही आपको फ़ायदा और उतना मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा बढ़िया पढ़ा पाऊँगा। इसलिए आप जब बिना हेजिटेट किए आप जब मेरे से बात करिए, ठीक है। हाँ, तो कल हमने जो किया था उसमें हमने किया था कि आपका इन्वेंट्री जो है वो कौन सी थी। तो इन्वेंट्री किसके लिए होती है? इन्वेंट्री इज़ ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। तो इन्वेंट्री उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है। इन्वेंट्री में आपको बताया था कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री इन स्टॉक एंड ट्रेड, ये आपके पास में था। विषय आगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमारे अभी बाद की बातें आएंगे, अभी हम नहीं करेंगे इसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपका जो है ये मैंने आपको बताया था। और स्टॉक जो है वो आपका होता था फॉर द ट्रेडिंग बिजनेसेस, जो पीछे से माल लेके आगे भेज देते हैं तो उनके लिए हम स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं, बाकियों के लिए इन्वेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। आप कहते हैं कि आपका जो इन्वेंट्री में स्टॉक में फ़र्क क्या है। तो ये कहता है कि स्टॉक रेफर्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स वाइल परचेज फॉर रीसेल एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है वो होता है जो आपके रीसेलिंग पर्पज़ के लिए होता है, ख़रीदा हमने और अनसोल्ड रह गया वो रीसेल पर्पज़ के लिए जो मटेरियल। वेयर द इन्वेंट्री इज वाइड टर्म एंड विच इंक्लूड द स्टॉक आल्सो, जिसमें स्टॉक भी शामिल होता है। दिस इन्वेंट्री इंक्लूड्स, जो मैंने आपको 4 बताई थी वही हैं आपकी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ये आपके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। आपका 19th है जो पॉइंट है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है? तो ये कहता है कि आपका द ट्रेड रिसीवेबल रेफर द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि व्हेन यू सोल्ड द गुड्स टू अदर पर्सन्स ऑन द क्रेडिट एंड वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम दोज पीपल्स, उन लोगों से हमने जो पैसा लेना है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल से कहलाता है। किस चीज़ की सेल? गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि हम दो ही चीज़ों को मान के चलते, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। मीन्स इफ वी हैव सोल्ड द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू द अदर पर्सन्स एंड वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम देम, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो दो फॉर्म में आपके हो सकते हैं। तो आपके इसके दो इनके अलग अलग रूप हो सकते हैं। फर्स्ट इज डेटर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका होता है फर्स्ट इज डेटर। ये आपका काफ़ी फेमस वर्ड रहेगा आपके पूरे अकाउंट्स की लाइफ में कि डेटर। तो डेटर जो है, और एक आपके पास होता है बिल रिसीवेबल्स, दूसरा है बिल रिसीवेबल, REC। रिसीवेबल की स्पेलिंग शायद गलत हो गई, REC, रिसीवेबल स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है। बिल रिसीवेबल, इसको शॉर्टकट में BRB बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम BRB बोलते हैं। तो पहला आपका डेटर का मतलब क्या है कि द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और द फर्म हु गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू देम ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देम। जैसे कि हमने उनको उधार माल बेचा और अभी हमने उनसे पैसा नहीं आया है, तो ये आपके डेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सोल्ड द गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, इट मीन्स ही बिकेम आवर डेटर फॉर द 50,000। यानी ये हम इसको हिंदी में बोलेंगे देनदार, हम इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार, यानी ये लोग हमको पैसा देंगे, इसको हम बोलते हैं देनदार, ठीक है। तो यानी व्हेन वी सोल्ड द गुड्स टू एनी पर्सन ऑन द क्रेडिट एंड नाउ वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम देम, दे आर कॉल्ड एज आवर डेटर्स। तो फिर बिल रिसीवेबल में क्या फ़र्क हुआ? ये चीज़ तो बिल रिसीवेबल में ही है। तो देखो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन होम ड्राज एंड गेट इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस। यानी कहने वाला ये हुआ
कि जब हम किसी को माल बेच देते हैं, जैसे हमने यहाँ माल बेचा था, वैसे हमने किसी आदमी को माल बेच दिया, एंड नाउ द प्रॉब्लम इज दिस दैट देयर में बी सम कन्फ्यूजन दैट ही विल पे टू अस और नॉट. फॉर दिस पर्पज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्ट 1881 है, उसमें ऐसा बोला गया है कि इफ एनी पर्सन हु बोरोज फ्रॉम यू या हु टेक द मेटेरियल फ्रॉम यू, देन यू विल राइट ए BR, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम. आप एक ऐसा कागज लेंगे, उस कागज के ऊपर आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर आप उसमें लिखें कि मैं ABC को इतना पैसे का माल उधार देता हूँ, इतने रुपए का, और मैं उसे आदेश देता हूँ कि मेरे या मेरे द्वारा किसी भी आदमी को वो पैसा जो है वो इतने दिन बाद दे दे, और नीचे फिर मैं अपने साइन कर दूंगा, और फिर यहाँ पर जो है जिस बंदे ने माल उधार लिया है वो एक्सेप्टेड वर्ड लिखेगा, एक्सेप्टेड वर्ड लिख के वो अपनी साइन यहाँ पर कर देगा. ठीक है, तो ये कागज हमने तैयार किया, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट. दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज BR, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज BR. तो ये डॉक्यूमेंट हमने दिया सामने वाले पार्टी को, यानी मान लो मोहन को दिया, मोहन ने यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड लिख के हमारे को वापस दे दिया. मान लो 3 महीने बाद की बातें, इस पर पूरा चैप्टर आएगा एक, तो 3 महीने बाद की बातें मान लो, तो 3 महीने बाद ये कागज हम ले करके मोहन के पास जाएंगे, हम कहीं पैसा दे दे भाई. ठीक है, एंड मोहन विल retain this paper with himself and release our payment. And by chance Mohan is not in condition to pay the amount, and he knowingly not paying us, deliberately not paying us. In that case आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत जो ये एक आपका जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, कि ये जुडिशरी का डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर जो है मोहन को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे तो मोहन दिवालिया घोषित होगा, उसको जेल भी हो सकती है. ठीक है, तो यानी इसका ये हुआ कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही एक है कि व्हेन वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड व्हेन वी रिसीव द मनी फ्रॉम अदर्स, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स. एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज डेटर एंड दैट इज BR. डेटर मीन्स वी आर नॉट रिटर्न एनी कंडीशन, वी आर सिंपली sold the goods on credit and we will receive the money. It means the person who has purchased the goods from us on credit, he is called our debtor. And BR, it is in a document which is prepared by the seller and which is signed by the purchaser. सेलर जब प्रिपेयर करता है, परचेजर जिसको एक्सेप्ट करता है, बाद में पेमेंट हो जाती है. तो ये आपका कहलाता है जी ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, हाँ जी, किसी को इसके बारे में पूछना हो? Anybody want to ask? ओके, हाँ, तो ये आपके पास में हुआ था ट्रेड रिसीवेबल्स. इसका ठीक उल्टा होता है ट्रेड पेबल्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 20th है वो आपका शायद यही होगा, वो आपका 20th आपके पास में, हाँ, ट्रेड पेबल्स है. तो जो आपका 20वीं जो कैब है वो है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ये आपका ट्रेड पेबल है. तो ट्रेड पेबल्स मीन्स व्हेन वी परचेज द गुड्स, ठीक इसका रिवर्स होता है, व्हेन वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द अदर पार्टी, इन दैट केस द अदर पार्टी विल बी आवर क्रेडिटर. यानी ये तो आपका था देनदार, ये तो हमको पैसे देता, और ये होगा लेनदार. आपका जो है आगे क्रेडिटर की मीनिंग आएगा, ये आएगा लेनदार. ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, वैसे तो डेटर और क्रेडिटर क्या आगे आना चाहिए था, पर चलो खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए मेरी बात को. तो आपका जो ट्रेड पेबल्स होता है कि व्हेन वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द एनी पर्सन एंड वी हैव टू पे हिम, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रेड पेबल्स. और ट्रेड पेबल्स भी आपके वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ये थे, एक आपका था क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम बोलेंगे, ये मैंने ये वाला लेनदार, यानी वो हमसे पैसे लेगा, क्रेडिटर लेनदार. और दूसरा आपका आता है BP, बिल पेबल, बिल पेबल. ठीक है, जैसे उसके अंदर था
आपका ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR था, तो यहाँ पर क्रेडिटर और BP हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक वैसा ही है कि जैसा हमने वहाँ पर किया था कि वो तो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया था, यानी हम क्रेडिटर की बात कहें, creditors mean when we purchase the goods on credit from any person and that person will we have to pay him the money, that person is called as creditor। कि जिसने हमने माल उधार दिया था, पैसे जिससे हमने माल उधार लिया था, हमने उस आदमी को जो पैसे देने तो वो आदमी हमारा क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्रेडिटर हो गया। बिल पेबल ठीक वैसे ही जैसे कि हमने वहाँ पर कागज़ बनाया था, ऐसे अब की बार हम नहीं बनाएंगे, अगला बनाएगा, अगला अपना एड्रेस लिखेगा, फिर वही कंडीशन लिखेगा, हम यहाँ पर साइन कर देंगे एक्सेप्टेड वर्ड लिख करके, एक्सेप्टेड वर्ड लिखा और हम अपने साइन कर देंगे। अब वो बंदा उस डेट को हमारे पास इस कागज़ को लेके आएगा, हम उसको पेमेंट कर देंगे और एक कागज़ रख लेंगे। तो ये आपका कहलाता है जी बिल पेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कहलाएगी बिल पेबल। और ऊपर वाली थी आपकी, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल में दो थी, डेटर और डेटर और बिल रिसीवेबल। ठीक है, यानी ट्रेड रिसीवेबल में था दो प्रकार के, डेटर और आपका बिल रिसीवेबल BR। इसमें ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और BP। बिल पेबल यानी आपका जो है वही कागज़, सेम कागज़, एक के लिए BR होता है, एक के लिए BP होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों के दोनों हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है गुड्स। तो ये आपका जो 21 में गुड्स, तो गुड्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या है वो हम डिस्कस और दोबारा कर लेते हैं। ये जो है स्पेलिंग तो वही होती है जो आपके छोटी क्लास में आपको गुड मिलता था ना, और फिर आप मम्मी को जाके बताते थे कि मैम ने आज मेरे को गुड दिया, या एक्सलेंट दिया, या स्टार दिया। ठीक है, तो गुड तो ये है वो ही है, पर इसके पीछे एस और लगा दिया, तो आपको काफ़ी सारे गुड्स हो गए। फिर तो मेरी मैथ की कॉपी में 10 गुड होते थे, तो नंबर ऑफ गुड्स 10 हो गए, तो गुड्स वर्ड हो ये हो गया। पर ये यहाँ पर गुड्स का मतलब वो नहीं है। अब आप बड़े हो गए हैं, ना सर गुड देंगे आपको, ना मैम गुड देंगे आपको। अब तो जो ना गुड तो केवल अप्रिसिएशन के लिए दिया जाता था छोटे बच्चों को, अब जरा गुड का कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स विच आर आल्सो रिमेन मेंट फॉर सोल्ड। यानी anything you purchase for the resale purpose or anything which you produce for the sale purpose, तो वो आपका जो है कहलाएगा गुड्स। ठीक है, यानी आप किसी से कोई, यानी हम यूँ कहें कि द बिजनेस इन डील्स विद, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। कि जिस प्रकार से आप जो है क्लोथ है आपके पास में, क्लोथ है, आप क्लोथ है को आप खरीद के लेके आते हैं, कपड़े की दुकान है, और वो क्लोथ जो है आपने बेचा, और बेचा तो ये आपने खरीदा फिर बेच दिया, तो ये आपकी गुड्स हो गई। इसी प्रकार से आपका फर्नीचर है, अब फर्नीचर जो है आप बनाते हैं और बना के बेचते हैं, तो आपके लिए गुड्स हो गई। यानी आपका जो गुड्स चाहे आप बनाएं चाहे पीछे से लेके आएँ और उनको आगे बेचते हैं, तो वो गुड्स कहलाएगी। जैसे कि अगर मान लो आप जो बुक्स लेके आते हैं और बुक्स ला करके आप उसको बेच देते हैं, और ये काम जो आप लगातार करते रहते हैं, तो बुक्स आपके लिए गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बुक्स को आप गुड्स बोलेंगे, ना कि आप बुक्स बोलेंगे, क्योंकि आपने उनको लाए और आगे आपने बेच दिया, तो ये आपके कहलाती है गुड्स। ठीक है जी, हाँ। और उसके बाद में फर्नीचर है, फर्नीचर भी आपने क्या किया, पहले फर्नीचर चाहे पीछे लेके आगे बेच दिया, चाहे फर्नीचर आपने घर पे बना करके बेचना शुरू कर दिया, तो ये आपकी गुड्स से कहलाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज कोस्ट। आपका नेक्स्ट है 22 है कोस्ट। अब कोस्ट का मतलब समझ ही गए होंगे, कोस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लागत। कोस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट of resources given up in exchange of some goods or services। क्या कहना चाह रहा है कि cost can be termed as an amount or resource given up in exchange of some goods or services। कि हम कोई गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करते हैं, उसके बदले में हम जो पैसा देते हैं कोस्ट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप जो है अकाउंट्स की बुक लेके आए थे, तो बुक के बदले में आपने जो पैसा दिया वो कोस्ट है। तो यानी कहना देवा कि आपका जो है
अमाउंट और सोर्स, या तो आपने कोई अमाउंट गिव अप किया या कोई सोर्स गिव अप किया, यानी कोई चीज़ उसको दे दी उसके बदले में। इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, किसी कोई गुड्स या सर्विस प्राप्त करने के लिए आपने या तो पैसा दिया या कोई सोर्स गिव अप कर दिया, तो वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। द सोर्स गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्वलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। आपने या तो कैश या कोई सोर्स जो या कैश के इक्वलेंट हो, या हम उसको कहें कि वो इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी कहलाएंगी गुड्स। जिस प्रकार से कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी विद इंक्लूडेड परचेज प्राइस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कि जैसे कि मशीनरी है उसकी कॉस्ट जो है वो मशीनरी की कीमत प्लस में उसकी फ्रेट जो किराया उसके ऊपर लगा, और प्लस में आप लोग जो है उसको जो इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये भी आपकी उसी की कॉस्ट में जुड़ जाती है। और इस प्रकार के जो है ये चीज़ आपकी कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो आपका जो है मैंने बताया कि कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट मीन कैश और एनी रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के बदले में आपने पैसा या कोई चीज़ गिवन अप की है तो वो चीज़ उसकी कॉस्ट है कहलाती है, ठीक है जी, ये आपका कॉस्ट है। नेक्स्ट है वाउचर, 23rd वाउचर। वाउचर का मतलब क्या है? अब वाउचर का मतलब मैं आपको पहले बार डेफिनेशन पढ़ दूं फिर सिंपल वे में आपको बताता हूं कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the amount to be debited or credited. The form of the voucher varies from the firm to firm. Since vouchers are printed separately by the different firm on their own name, vouchers are printed by the accountant and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm। ठीक है, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ? कुल मिलाकर यह है कि आप जो ये कर रहे थे कि आप ये जर्नल एंट्रीज करते थे इस प्रकार से, ये जर्नल आपका फॉर्मेट था, ठीक है। इस जर्नल का फॉर्मेट में आप जर्नल एंट्री करते हैं तो आपने इसमें से किसी को डेबिट किया और किसी को आपने क्रेडिट किया। तो डेबिट या क्रेडिट किया तो आप डेबिट क्रेडिट किस बेस पे करते हैं? तो किस बेस पे करते हैं? तो आपका जो है एक कागज़ होता है, इस प्रकार का एक कागज़ जो होता है उस पर कागज़ के ऊपर लिखा था वाउचर। ये हर फर्म अपना प्रिंट करवाती है वाउचर में डेबिट वाउचर भी हो सकता है ये, ठीक है, आपका क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी आपका क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है। अगर डेबिट वाला भरना तो डेबिट वाला भर लो, क्रेडिट वाला भरना तो क्रेडिट वाला भर लो। अब आप ये कहेंगे जी ये भरने वाला क्या मैटर है, हमें समझ में नहीं आया है क्या चीज़। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दूँ कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट, और जो कि अकाउंटेंट जो उसको प्रिपेयर करता है, एंड साइंड बाय द मैनेजर और अथोराइज पर्सन, कि एक ऐसा कागज़ होता है जो कि अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और अकाउंटेंट प्रिपेयर करने के बाद में अपने साइन यहाँ कर देगा, और उस फर्म का या उस कंपनी का जो मैनेजर है वो उसको यहाँ साइन कर देगा, और जितना अमाउंट अभी पास हो गया इस अमाउंट को जो अब इसमें एंट्री की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका कह रहा था वाउचर, कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय द मैनेजर और द अथोराइज्ड अथॉरिटी। तो ये आपका जो है वो कह रहा था वाउचर, ठीक है। तो इस वाउचर के दम पे हम फिर इसकी एंट्रीज करते हैं आपके इसके जर्नल के अंदर, ठीक है। तो अब ये तैयार किस बेस पे होता है, मैटर ये है। अब ये तैयार किस बेस पे होता है? तो आप जो है मान लो आपके स्कूल में 10-12 चीज़ों की जरूरत थी और आपके अकाउंटेंट ने जो प्रिंसिपल कहा कि हमारे को ये चीज़ें चाहिए, और आपके जो प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि भाई आप जो है बाज़ार में जाइए और बाज़ार में जा कर के आपको ये एक लिस्ट, चपरासी को लिस्ट दे दी कि ये चीज़ें खरीद के ले आओ और साथ में बिल ले आना। और चपरासी जाएगा, जितने जितने चीज़ें खरीदी उनका बिल ले लिया, बैग में डाल के ले आया और ला करके उसने प्रिंसिपल के पास में रख दिया कि लो जी पकड़ो। अब प्रिंसिपल जो है वो आपके
क्लर्क को बुला कर कहे कि भैया इनके बिल हैं वो ले लो और सामान वो गिन लो और कितने पैसे लगे उनका हिसाब बताओ। अब वो जो है अब 12 प्रकार के सामान लेकर 12 बिल लेके आया होगा। अब 12 के 12 बिल जो है वो इस कागज़ के पीछे स्टेपल कर देंगे, उन सारों का टोटल एक ही जगह हो जाएगा, स्टेशनरी के नाम से हो जाएगा, वरना तो 12 एंट्री होती। अब वो क्या करेगा कि सारे खर्चे हो गए, खर्चे वो कागज़ जो इस वोचर के पीछे स्टेपल कर देगा 12 के 12, और उनका टोटल एक जगह आ जाएगा और उसको अकाउंटेंट ने तैयार किया, प्रिंसिपल ने साइन कर दिया और फिर ये अकाउंटेंट आपका जर्नल के अंदर एंट्री कर देगा। ठीक है, तो यानी आपका जो वोचर जो एक अलग से कागज़ होता है उसके पीछे आपके जितने बिल होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए वोचर। और वोचर आपका एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट वोचर वो होता है जो खर्चे के लिए होता है, जो फर्म ने खर्चे किए तो उसके लिए हम करते हैं डेबिट वोचर, यानी आपने जो है वो डेबिट उसको उसके दम पे आप डेबिट साइड में एंट्री करोगे। और दूसरा आपका क्रेडिट वोचर, क्रेडिट वोचर में जो है वो आप जो पैसा आपको या इनकम जो आपको मिली तो उसकी जो एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से आपका डेबिट और क्रेडिट वोचर ये होते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। कल जो है आपके ये बाकी जो वैकेप्स हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगी और इसमें 37 दे रखे हैं, कोशिश करेंगे कल आपकी सारी ख़त्म हो जाएं। और आगे दे रखी थी 26, थोड़ी दे रखी थी, आगे कम दे रखी थी, जो इसमें हम दे रखी थी सबसे आगे इंडेक्स में 26 दे रखी थी, पर ये 37 है इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड कोई आपने पूछना कोई चीज़ मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? कोई नहीं है। बच्चे सारे के सारे क्लास अटेंड करें, अपने साथी हैं उनसे भी को फ़ोन करके आप कहें कि वो क्लास ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस दोबारा नहीं हो पाएगा, घर पे भी नहीं हो पाएगा और कोई ट्यूशन पे भी नहीं करवा पाएगा इनको, क्योंकि लॉकडाउन का कोई पता नहीं कितने दिन चले, कितने दिन स्कूल लगे या ना लगे, दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलेंगे।